स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहें तो एक बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ। हमारा सौरमंडल, जिसमें अरबों सालों से ये ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, ये भयानक टकरावों से कैसे बचता है? मतलब ये ग्रह एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं जाते? बिल्कुल, ये सवाल मन में आता। सबसे बुनियादी लेवल पर अगर देखें तो ये एक तरह का द्वंद्व है ना? हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ है सूर्य का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। स्रोत बताते हैं कि सूर्य हमारे सौर मंडल के कुल मास का, मतलब द्रव्यमान का, लगभग 99.86% है। हाँ, लगभग सारा मास तो सूर्य में ही है। ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। तो ये विशाल खिंचाव ग्रहों को लगातार अपनी ओर खींचता रहता है, जैसे कोई डोरी से बंधे पत्थर को गोल गोल घुमा रहा हो। सही कहा। सर आइजैक न्यूटन का जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसके अनुसार हर पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। और ये खिंचाव पिंडों के मास पर और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा मास और जितनी कम दूरी, उतना ही मजबूत खिंचाव। अच्छा। तो सूर्य का ये विशाल मास ग्रहों पर एक मजबूत अभिकेंद्र बल, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, जो उन्हें लगातार सेंटर की तरफ, यानी सूर्य की ओर खींचता है। हाँ, सूर्य की तरफ। बिल्कुल। और यही फोर्स उन्हें एक बंद, लगभग गोल जैसे रास्ते पर ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिना इस खिंचाव के तो ग्रह बस अंतरिक्ष में खो जाते। लेकिन यहीं पर दूसरा पहलू आता है। ग्रह सिर्फ सूर्य की ओर खिंच ही नहीं रहे, वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसे जड़ता कहते हैं, इनर्शिया, या न्यूटन का पहला नियम। सही। यानी कोई भी चीज जो चल रही है वो सीधी रेखा में उसी गति से चलती रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। तो ग्रहों में ये आगे बढ़ने की गति, जिसे हम साइडवेज वेलोसिटी या फॉरवर्ड वेलोसिटी कह सकते हैं, ये कहाँ से आई? क्या ये उनके बनने के समय से ही है? हाँ, ये गति सौरमंडल के निर्माण के समय से ही है। जब वो धूल और गैस का घूमता हुआ बादल सिकुड़ रहा था ना, उसी प्रक्रिया से। तो सोचिए, ग्रह एक तरफ सूर्य की ओर खिंच रहे हैं, हाँ, लेकिन साथ ही साथ वे सीधी रेखा में आगे भी भागना चाहते हैं। अच्छा। तो एक स्थिर कक्षा जो है, ऑर्बिट, हाँ। वो इन दोनों बलों के बिल्कुल सटीक संतुलन का नतीजा है। ग्रह असल में लगातार सूर्य की ओर गिर रहे हैं। हाँ, एक तरह से। लेकिन उनकी ये जो साइड वाली गति है, वो इतनी ज्यादा है कि वे कभी सूर्य तक पहुंच नहीं पाते। वो बस उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ये एक तरह की निरंतर गिरते रहने और छूकते रहने वाली प्रक्रिया है जो कक्षा बनाती है। मतलब अगर गति थोड़ी कम हो जाए तो ग्रह गोल घूमता हुआ सूर्य में समा जाएगा। हाँ, बिल्कुल। वो स्पाइरल करके अंदर चला जाएगा। और अगर गति बहुत ज्यादा हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण से पकड़ नहीं पाएगा और वो अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। ये तो बहुत ही नाजुक संतुलन लगता है। बिल्कुल नाजुक। हर ग्रह की अपनी दूरी पर एक खास गति होती है जो इस संतुलन को बनाए रखती है। ये दिखाता है कि कक्षाएं कोई ऐसी अदृश्य रेल की पटरियां नहीं हैं जिन पर ग्रह चल रहे हैं। हाँ, बल्कि ये फिजिक्स के दो मूलभूत नियमों का एक डायनामिक डांस है। और यही स्थिरता की पहली कुंजी है। ये समझना कि ये बल कैसे काम करते हैं, ये एक बात है, लेकिन ये पूरी व्यवस्था, ये ग्रह, उनकी कक्षाएं, ये सब आया कहाँ से? कैसे बना ये सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से? स्रोत हमें सौर निहारिका परिकल्पना के बारे में बताते हैं, सोलर नेबुला हाइपोथेसिस। करीब 4.6 अरब साल पहले सब कुछ गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल के रूप में शुरू हुआ था। हाँ, यही सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल ठंडा बादल तैर रहा था, सौर निहारिका। फिर शायद पास के किसी तारे में हुए सुपरनोवा विस्फोट की जो शॉकवेव थी, उसने इस बादल को एक धक्का दिया, जिससे ये अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। अच्छा। और जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, ज्यादातर पदार्थ, ज्यादातर मैटर सेंटर में जमा होता गया। दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और हमारे सूर्य का जन्म हुआ। और जैसे ये बादल सिकुड़ा, ये तेजी से घूमने भी लगा होगा, जैसे वो आइस स्केटर अपनी बाहें सिकुड़कर तेज घूमने लगता है। बिल्कुल सही। इसे कोणीय संवेग संरक्षण कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ। सिकुड़ते हुए बादल का घूमना तेज होता गया और वो चपटा होकर एक विशाल घूमती हुई तश्तरी या डिस्क में बदल गया, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। हाँ, सूर्य केंद्र में था और बाकी बची हुई गैस और धूल इस डिस्क में घूम रही थी। इसी डिस्क से फिर ग्रहों का निर्माण हुआ।
तो ग्रह इसी घूमती हुई धूल और गैस की डिस्क से बने? कैसे? क्या छोटे छोटे कण आपस में चिपकते गए? हाँ, प्रक्रिया कुछ ऐसी ही थी। डिस्क में जो धूल के कण थे वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में चिपकने लगे। अच्छा। पहले छोटे छोटे कण मिलकर कंकड़ जैसे पिंड बने, फिर ये पिंड टकराकर और जुड़कर बड़े पिंड बनाते गए, जिन्हें प्लैनेटिज्मल्स कहा जाता है। ये समझ लीजिए ग्रहों के भ्रूण जैसे थे। प्लैनेटिज्म्स? हाँ, और फिर लाखों करोड़ों सालों तक इन प्लैनेटिमल्स के आपस में टकराने और जुड़ने की प्रक्रिया से, जिसे एक्रीशन कहते हैं, धीरे धीरे प्रोटोप्लैनेट और फिर आज के ग्रह बने। और क्योंकि ये सभी ग्रह एक ही घूमती हुई चपटी डिस्क से बने, हाँ, इसीलिए वो सब लगभग एक ही तल पर, एक ही प्लेन पर, जिसे क्रांतिवृत्त या इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं, बिल्कुल, और एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब सूर्य के नॉर्थ पोल से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज। एकदम सही। ये तो कमाल है। मतलब जन्म से ही एक तरह की व्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था बन गई। ये टकराव से बचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू हुआ। निश्चित रूप से ये जो साझा उत्पत्ति है और लगभग एक ही तल पर परिक्रमा करना है, ये टकराव की संभावना को बहुत कम कर देता है। ये हमारे सौर मंडल की आर्किटेक्चर का बेसिस है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा। लंबी अवधि की स्थिरता के लिए ग्रहों की अपनी कक्षाओं की जो विशेषताएं हैं, उनको समझना भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि कक्षाएं एकदम गोल नहीं होती, जैसा कि शायद पहले लोग सोचते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। केपलर ने हमें बताया कि ग्रहों की कक्षाएं असल में दीर्घवृत्ताकार होती हैं, इलिप्टिकल। हाँ, थोड़ी अंडाकार। सही। और सूर्य इस अंडे के ठीक बीच में नहीं, बल्कि दो फोकस बिंदुओं में से एक पर होता है। इसका मतलब है कि ग्रह की सूर्य से दूरी लगातार बदलती रहती है। बिल्कुल। हर ग्रह अपनी कक्षा में कभी सूर्य के थोड़ा करीब होता है, उसे पेरिहेलियन कहते हैं, और कभी थोड़ा दूर होता है, उसे एफेलियन कहते हैं। और केपलर का दूसरा नियम ये भी बताता है कि जब ग्रह सूर्य के करीब होता है तो वो तेज चलता है, और जब दूर होता है तो धीमा चलता है। तो ये सिर्फ अंडाकार होना ही नहीं, बल्कि गति का बदलना भी स्थिरता में भूमिका निभाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि ये अंडाकार कक्षाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। मतलब अगर हम सौरमंडल के 8 मुख्य ग्रहों की बात करें तो हाँ, ये एक बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है जो स्रोत बताते हैं। सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, हाँ। इनकी कक्षाएं एक दूसरे के रास्ते में नहीं आती। अच्छा। हर ग्रह की अपनी एक समर्पित लेन है, कह सकते हैं, भले ही वो थोड़ी अंडाकार हो। वो जैसे एक के अंदर एक छल्ले होते हैं ना, जो कभी एक दूसरे को काटते नहीं। ये डिजाइन टकराव से बचने का एक और लेवल है। और यहीं पर ग्रह की जो आधुनिक परिभाषा है, उसका वो दिलचस्प क्राइटेरिया आता है कि ग्रह ने अपनी कक्षा के आसपास के पड़ोस को साफ कर दिया हो, क्लियर्ड इट्स नेबरहुड। हाँ। इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? क्या ग्रह झाड़ू लेकर घूमते हैं? नहीं, झाड़ू लेकर तो नहीं। हाँ। इसका मतलब यह है कि अपने बनने के दौरान और उसके बाद के अरबों सालों में एक ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अपनी ऑर्बिटल लेन में मौजूद ज्यादातर छोटे पिंडों को, जैसे एस्ट्रॉइड्स और दूसरे मलबे को, हाँ, या तो अपने में समा लेता है, मतलब टकराकर निगल लेता है, या फिर उन्हें अपनी कक्षा से बाहर फेंक देता है। अच्छा। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि ग्रह का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाता है, जिससे उसकी कक्षा में घूमने वाले दूसरे बड़े पिंडों से टकराने का खतरा बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो यही कारण है कि प्लूटो को ग्रह का दर्जा खोना पड़ा, क्योंकि उसने अपना पड़ोस साफ नहीं किया है। हाँ, ये मुख्य कारणों में से एक था। प्लूटो अपनी कक्षा में कई दूसरे बर्फीले पिंडों के साथ घूमता है, जिन्हें काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। उसने अपनी लेन को साफ नहीं किया है उस तरह से। साथ ही उसकी कक्षा काफी झुकी हुई और अंडाकार भी है, और वो नेपच्यून की कक्षा को काटती भी है। अरे हाँ। हालांकि वो टकराते नहीं हैं, जिसका एक बहुत ही दिलचस्प कारण है जिस पर हम शायद बाद में आएंगे। लेकिन ये पड़ोस साफ न कर पाना उसे बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखता है। ये सब तो बहुत लॉजिकल लगता है, अलग लेन, साफ रास्ता, लेकिन इन लेनों के बीच की दूरी कितनी है? सौर मंडल के जो चित्र हम देखते हैं उनमें तो ग्रह काफी पास पास दिखते हैं। क्या असलियत वैसी ही है? बिल्कुल नहीं। वो चित्र स्केल के हिसाब से पूरी तरह गलत होते हैं। वो सिर्फ ग्रहों को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा। स्रोत एक बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं स्केल को समझने के लिए। सोचिए अगर सूर्य एक बास्केटबॉल जितना हो,
लगभग 24 सेंटीमीटर व्यास का। ठीक है, एक बास्केटबॉल। तो पृथ्वी कितनी बड़ी होगी और कितनी दूर होगी, अंदाजा लगाइए। अंदाजा लगाना मुश्किल है, शायद एक गोल्फ बॉल जितनी, और कुछ मीटर दूर, 10-15 मीटर। इससे भी बहुत छोटा और बहुत दूर। उस स्केल पर पृथ्वी 25 मीटर दूर रखे एक छोटे से कंकड़ जितनी होगी, सिर्फ 2 मिलीमीटर व्यास। क्या सिर्फ 2 मिलीमीटर? जी। और 25 मीटर दूर? मतलब बास्केटबॉल से लगभग एक टेनिस कोर्ट की दूरी पर एक रेत का कण। अरे बाप रे। बिल्कुल, यह है असल पैमाना। ये तो अविश्वसनीय है। और बाकी ग्रह, बृहस्पति कितना दूर होगा? वो तो सबसे बड़ा है। उसी बास्केटबॉल सूर्य के पैमाने पर बृहस्पति, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वो एक बड़ी चेरी जितना होगा। अच्छा, चेरी जितना? और वो लगभग 130 मीटर दूर होगा, यानी करीब करीब 1.5 फुटबॉल मैदान की दूरी पर। 1.5 फुटबॉल मैदान? और नेपच्यून, जो एक छोटी चेरी जितना होगा, वो लगभग 750 मीटर यानी 0.25 किलोमीटर दूर होगा। 0.25 किलोमीटर? तो ग्रह असल में विशाल, लगभग खाली अंतरिक्ष में तैर रहे छोटे छोटे कणों जैसे हैं। बिल्कुल। ये पैमाना ही अपने आप में एक सुरक्षा तंत्र है। टकराव कैसे होगा इतनी दूरी पर? निश्चित रूप से। इन दूरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स खगोलीय इकाई का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। हाँ, AU। एक AU पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर? हाँ, तो स्रोत में दी गई तालिका देखें तो बुध सूर्य से केवल 0.39 AU दूर है, पृथ्वी 1 AU पर है, बृहस्पति 5.2 AU पर है। 5 गुना से ज्यादा दूर पृथ्वी से। हाँ, और नेपच्यून वो 30 AU से भी ज्यादा दूर है। 30 गुना? अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम सूर्य से बाहर की ओर जाते हैं, ग्रहों के बीच की दूरी बहुत तेजी से बढ़ती है। बाहरी ग्रहों के पास घूमने के लिए और भी ज्यादा जगह है। ये विशाल खालीपनी टकराव की संभावना को बेहद बेहद कम कर देता है। ठीक है, तो अब तक हमने समझा गुरुत्वाकर्षण और जड़ता का बैलेंस, एक ही प्लेन पर व्यवस्थित उत्पत्ति, ग्रहों की अपनी अलग अलग लेन जो कटती नहीं, और उनके बीच की अविश्वसनीय दूरियां, ये सब मिलकर स्थिरता में योगदान करते हैं। लेकिन क्या इतना ही काफी है? ग्रह इतने विशाल हैं, क्या वे एक दूसरे पर थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव नहीं डालते होंगे, भले ही वे दूर हों? हाँ, डालते हैं। स्रोत इन्हें पर्टर्बेशंस या गुरुत्वाकर्षण व्यवधान कहते हैं। इनका क्या असर होता है? क्या ये संतुलन को बिगाड़ सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं पर तस्वीर थोड़ी और जटिल और कहूं तो दिलचस्प हो जाती है। हाँ। ग्रह एक दूसरे पर लगातार हल्का हल्का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालते हैं। ये पर्टर्बेशंस समय के साथ ग्रहों की कक्षाओं को थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है जो स्रोत बताते हैं। इन प्रभावों के कारण हमारा सौरमंडल लंबी अवधि में, यानी लाखों करोड़ों सालों के स्केल पर, तकनीकी रूप से अराजक है, केओटिक। अराजक? केओस? ये तो खतरनाक लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या सौरमंडल कभी भी बिखर सकता है? देखिए, गणितीय अराजकता सिद्धांत में अराजक का मतलब विनाशकारी होना जरूरी नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि सिस्टम अपनी शुरुआती स्थितियों के प्रति बेहद संवेदनशील है। यानी अगर हम आज ग्रहों की स्थिति और गति को बिल्कुल सटीक रूप से माप भी लें, जो कि वैसे असंभव है, हाँ, तो भी इन छोटे छोटे आपसी खिंचावों के कारण हम अरबों साल बाद उनकी सटीक स्थिति की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। छोटी सी भी अनिश्चितता का भविष्य में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ओ। लेकिन, और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स और महत्वपूर्ण बिंदु है, ये अराजकता विनाशकारी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि सौरमंडल सीमांत रूप से स्थिर है, मार्जिनली स्टेबल। सीमांत रूप से स्थिर, मार्जिनली स्टेबल, मतलब किनारे पर, जैसे कोई रस्सी पर चलने वाला कलाकार जो लगातार संतुलन बना रहा है। हाँ, ये एक अच्छी उपमा है। सिस्टम स्थिर है, ग्रह अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं, लेकिन ये स्थिरता एक बहुत ही जटिल और डायनामिक संतुलन पर टिकी है। ये छोटे छोटे खिंचाव अक्सर समय के साथ एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, या कुछ ऐसे पैटर्न बना लेते हैं जो स्थिरता बनाए रखते हैं, भले ही सटीक भविष्यवाणी असंभव हो। ये क्योस है, लेकिन एक कंट्रोल्ड स्थिर क्योस। और क्या इन स्थिर पैटर्न का कोई उदाहरण है? स्रोत में कक्षीय अनुनाद का जिक्र है, ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये क्या चीज है? क्या ये इस अराजकता में व्यवस्था लाने में मदद करता है? बिल्कुल। ऑर्बिटल रेजोनेंस एक अद्भुत घटना है।
ये तब होता है जब दो परिक्रमा करने वाले पिंडों की ऑर्बिटल पीरियड्स का, यानी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय का एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए, एक पिंड जितने समय में 2 चक्कर लगाता है उतने ही समय में दूसरा पिंड ठीक 1 चक्कर लगाए, ये 1.2 रेजोनेंस हुआ। या एक 3 चक्कर लगाए और दूसरा 2, ये 2.3 रेजोनेंस हुआ। इसके कारण वे एक दूसरे पर नियमित पीरियोडिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं, जो उनकी कक्षाओं को आश्चर्यजनक रूप से स्थिर कर सकता है या कभी-कभी अस्थिर भी कर सकता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्लूटो और नेपच्यून का है, जिनका आपने पहले जिक्र किया था कि उनकी कक्षाएं कटती हैं फिर भी वे टकराते नहीं। एकदम सही। प्लूटो और नेपच्यून 2.3 रेजोनेंस में बंधे हैं। 2.3? हाँ, इसका मतलब है कि जितने समय में नेपच्यून सूर्य के 3 चक्कर पूरे करता है, ठीक उतने ही समय में प्लूटो 2 चक्कर पूरे करता है। ये एक तरह का सिंक्रोनाइज्ड डांस है। वाह! इस रेजोनेंस का नतीजा ये है कि जब भी प्लूटो अपनी अंडाकार कक्षा में घूमते हुए नेपच्यून की कक्षा के सबसे नजदीक आता है या उसे पार करने की स्थिति में होता है, तो नेपच्यून हमेशा अपनी कक्षा में बहुत दूर होता है। अच्छा। वे कभी भी एक ही समय पर उस चौराहे पर नहीं पहुंचते। इसी ब्रह्मांडीय लय या तालमेल ने उन्हें अरबों वर्षों से टकराने से बचाया है। उनकी कटती हुई कक्षाओं के बावजूद बृहस्पति के कई चंद्रमा भी आपस में ऐसे ही रेजोनेंस में बंधे हैं, जो उनकी कक्षाओं को स्थिर रखता है। ये तो वाकई कमाल का तालमेल है, प्रकृति का अपना म्यूजिक। और अब आते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े खिलाड़ी पर, बृहस्पति। हाँ, जुपिटर। स्रोत उसे सौरमंडल का संरक्षक या ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। इतना बड़ा ग्रह स्थिरता में कैसे मदद करता है? बृहस्पति की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, शायद जितनी हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा। जैसा आपने कहा, ये सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। इसका मास बाकी सभी ग्रहों के कुल मास से भी 2 गुना से ज्यादा है। बाप रे! इसके इस विशाल गुरुत्वाकर्षण का स्थिरता पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। पहला, ये मंगल और बृहस्पति के बीच जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसकी संरचना को स्थिर रखने में मदद करता है। अच्छा। ये कई एस्टेरॉयड्स को उनकी कक्षाओं में बांधे रखता है और उनमें से कई को खतरनाक ढंग से अंदरूनी सौरमंडल, जहां पृथ्वी है, की ओर भटकने से रोकता है। तो ये एक तरह का चरवाहा है जो एस्टेरॉयड्स की भीड़ों को काबू में रखता है। हाँ, चरवाहा भी कह सकते हैं। और वैक्यूम क्लीनर वाली बात, वो कैसे? वो उपमा भी सटीक है। बृहस्पति अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से बाहरी सौरमंडल से आने वाले कई खतरनाक धूमकेतुओं, मतलब कॉमेट्स, और एस्टेरॉयड्स को, जो पृथ्वी या दूसरे अंदरूनी ग्रहों से टकरा सकते थे, हाँ, या तो अपनी ओर खींचकर निगल लेता है। बृहस्पति पर अक्सर कॉमेट्स टकराते देखे गए हैं, जैसे शूमैकर लेवी 9। हाँ, याद है। या फिर उनकी दिशा बदलकर उन्हें सौरमंडल से हमेशा के लिए बाहर फेंक देता है। तो ये एक तरह का ब्रह्मांडीय सफाई कर्मी या कह लीजिए बाउंसर है, जो अंदर के ग्रहों की रक्षा करता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि बृहस्पति के बिना पृथ्वी पर जीवन का विकास शायद संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ लगातार विनाशकारी टक्करें होती रहती? कई वैज्ञानिक ऐसा ही मानते हैं। बृहस्पति के सुरक्षा कवच ने निश्चित रूप से पृथ्वी को एक ज्यादा स्थिर और सुरक्षित वातावरण दिया है, जिससे जीवन को पनपने और अरबों वर्षों में जटिल रूप लेने का समय मिला। ये हमारे सौरमंडल की स्थिरता की कहानी का एक और बहुत अहम हिस्सा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें जो हमने आज चर्चा की, तो सौरमंडल की ये अद्भुत स्थिरता कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई सारे कारकों का एक जटिल ताना बाना है। बिल्कुल। इसमें शामिल है, पहला, गुरुत्वाकर्षण और जड़ता का वो मौलिक फिजिकल बैलेंस। हाँ। दूसरा, सौर निहारिका से इसकी व्यवस्थित उत्पत्ति, जिससे ग्रह एक ही प्लेन पर और एक ही दिशा में घूमते हैं। सही। तीसरा, ग्रहों की अपनी अलग अलग, एक दूसरे को न काटने वाली अंडाकार कक्षाएं, जिन्होंने अपना पड़ोस भी काफी हद तक साफ कर लिया है। चौथा, ग्रहों के बीच की वो विशाल, लगभग अकल्पनीय दूरियां जो प्राकृतिक बफर का काम करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण। पांचवा, वो सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण कारक जैसे ऑर्बिटल रेजोनेंस, जो अराजकता के बीच भी स्थिरता के पैटर्न बनाते हैं। हाँ, वो तालमेल। और छठा, बृहस्पति जैसे विशाल ग्रहों का वो संरक्षक प्रभाव, जो अंदरूनी ग्रहों को खतरों से बचाता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये सभी कारक फंडामेंटल फिजिक्स, उत्पत्ति का इतिहास, ऑर्बिटल आर्किटेक्चर, विशाल स्केल, सूक्ष्म डायनामिक्स और ग्रहों की आपसी भूमिका, ये सब मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो अरबों वर्षों से स्थिर बनी हुई है। ये एक रेजिलिएंट प्रणाली है जो तकनीकी रूप से अराजक होने के बावजूद संतुलन बनाए रखती है।
और यही स्थिरता, यही लंबा शांतिपूर्ण काल है जिसने पृथ्वी पर जीवन को न केवल जन्म लेने बल्कि फलने फूलने और हम जैसे जटिल प्राणियों के रूप में विकसित होने का वो अद्वितीय अवसर दिया है। ये सब सुनने के बाद अंत में एक विचार मन में आता है जो इन स्रोतों से उभरता है। अगर हमारा सौर मंडल इतने सारे कारकों के इतने नाजुक, लगभग अराजक संतुलन पर टिका है, हाँ। और अगर शुरुआती स्थितियों में जरा सा भी बदलाव होता तो शायद नतीजा बिल्कुल अलग होता, तो हमारी आकाशगंगा या ब्रह्मांड में हमारे जैसे स्थिर जीवन को संभालने में सक्षम ग्रह प्रणालियां कितनी आम हो सकती हैं? बड़ा सवाल है। क्या हम एक दुर्लभ संयोग हैं या प्रकृति ऐसे स्थिर संतुलन बनाने के और भी तरीके जानती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजना अभी बाकी है।